आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। किसमें? कोऑर्डिनेट्स के थ्रू। किसके थ्रू? कोऑर्डिनेट के थ्रू हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है बच्चों? निकालना है। इसके लिए हम लोग करते क्या है, ये आपकी एक्सिस दी हुई है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया बेटा, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तीन बिंदु है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु सपोज करिए कि ये है, और एक बिंदु मान लीजिए कि ये, और तीनों बिंदुओं के कोऑर्डिनेट आपको क्या है? दे रखा है। नाम ले लेते हैं ए बी सी, यानी ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया, सी को ए से मिलाया। इस तरह से एक ट्रायंगल का क्या हो गया? निर्माण हो गया। अब ए बिंदु का कोऑर्डिनेट आप ले रहे हैं, क्रम से लेंगे x1 y1, बी बिंदु का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और सी बिंदु का निर्देशांक है x3 y3। तीनों बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं, और हमको क्या पता करना है बच्चों इजली वे में कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि B से x अक्ष पर लंब डाल देते हैं, और इस तरह से ये B डैश बन गया। C से x अक्ष पर लंब डालते हैं, और ये C डैश बन गया। ठीक है, और A से भी हम लोग लंब डालते हैं x अक्ष के ऊपर, तो इस तरह से A डैश बन गया। अब इजली वे में देखिए, ये दूरी आपकी BB डैश कितनी हो जाएगी? y2 हो जाएगा। A डैश A कितना हो जाएगा? y1 हो जाएगा। C डैश कितना हो जाएगा? y3 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये तो मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 0 0। ये दूरी आपकी कितनी हो गई? x2 हो गई। ये दूरी आपकी कितनी हो गई? x1 हो गई। और यहां से इसकी दूरी अगर कोई पूछे तो कितना हो जाएगा? x3 हो जाएगा। B डैश A डैश के बीच की दूरी कोई पूछे आपसे तो क्या कर देंगे? x1 में से x2 को घटा लेंगे, यानी x1 माइनस x2 हो गए। वैसे ही कोई पूछे आपसे A डैश C डैश के बीच की दूरी, तो x3 में से x1 को घटा लेंगे। वैसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि B डैश C डैश के बीच की दूरी कितनी होगी, तो बहुत ही आसानी से आप क्या कर लेंगे भाई कि x3 में से x2 को घटा लेंगे, तो तुरंत आपको ये दूरी निकलेगी। और थोड़ा सा और आप ध्यान में रखोगे, इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा, तो BB डैश A डैश और C डैश ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए। क्यों? क्योंकि एक रेखा के ऊपर जितनी भी लंबवत रेखाएं आप खींचेंगे, ठीक है, वे सभी रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी? समानांतर होंगी। इस तरह से ये रेखा इस रेखा के समानांतर हो गया, ठीक है, और दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हमेशा बराबर होती है। इस तरह से यह एक समलंब चतुर्भुज का निर्माण कर दिया। इस तरह से इस फिगर में तीन समलंब चतुर्भुज बनेंगे। कितने? तीन समलंब चतुर्भुज बनेंगे। देखिए कौन कौन सा भाई, आराम से देखते हैं। एक तो आपका ये हिस्सा समलंब चतुर्भुज का बनेगा, ये हिस्सा एक समलंब चतुर्भुज आपको दिखाई दे दिया होगा। देखिए कौन सा? ए डैश बी डैश बी, यह एक समलंब चतुर्भुज बन गया। ठीक उसी प्रकार से एक ये भी समलंब चतुर्भुज बच्चों बन गया। ये आपका समलंब
चतुर्भुज बन गया। इस समलंब चतुर्भुज का नाम क्या हो गया भाई? ए डैश सी डैश सी, ये हमारा समलंब चतुर्भुज का नाम हो गया। अब आपके माइंड में हो रहा होगा कि तीसरा समलंब चतुर्भुज कहां पे है? तो तीसरा समलंब चतुर्भुज बच्चों ये वाला है, बी सी सी डैश बी डैश, ये वाला, ये तीसरा समलंब चतुर्भुज आपका ये बन गया। हमको क्या करना है? हमको इसकी एरिया निकालनी है। किसकी? त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूं कि दोनों समलंब चतुर्भुजों के क्षेत्रफल में से इस तीसरे समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को घटा दूं बच्चों, तो बहुत ही आसानी के साथ हमको इस फिगर का एरिया निकल जाएगा। अब तुम्हारे माइंड में एक और बात आ रही होगी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू गुणे इनके बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, ये समलंब चतुर्भुज का सूत्र होता है एरिया का। अब बहुत ही आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमको किस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए भाई? ए बी सी का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा? आपके पास कितने समलंब चतुर्भुज बने बच्चों? 2। कौन कौन से? पहले समलंब चतुर्भुज क्या नाम है? ए डैश बी डैश और बी, ए डैश बी डैश ए प्लस इसका क्या क्षेत्रफल लिख लेना, प्लस दूसरा समलंब चतुर्भुज कौन सा बना? ए डैश सी डैश और सी, समलंब चतुर्भुज ए डैश सी का क्षेत्रफल। क्योंकि ये दोनों क्षेत्रफल लेंगे तो ये पूरा एरिया आ जा रहा है बच्चों, पूरा एरिया। क्योंकि हमको इतना ही एरिया का चाहिए, तो इतना एरिया हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, या इसमें से इस एरिया को अगर हटाएंगे तभी तो ये एरिया हमको बचेगा। क्योंकि इसकी अधिकता है, तो ये भी एक समलंब चतुर्भुज है। तो इस दोनों समलंब चतुर्भुजों के क्षेत्रफलों के योग में से अगर इस तीसरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या कर दें? घटा दें, तो बहुत ही इजीली वे में हमारा सवाल बन जाएगा। माइनस, क्या माइनस करना है? समलंब चतुर्भुज बी डैश सी का क्षेत्रफल। अब तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि आप जानते हो कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे इनके बीच की लंबवत दूरी। तो चलिए इस समलंब चतुर्भुज का एरिया निकालते हैं। तो मेरा एरिया क्या आएगा? 1/2 और ब्रैकेट के अंदर समांतर भुजाओं का योग, तो y2 प्लस y1, यानी इसको लिख सकते हैं y2 प्लस y1, और इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है भाई? x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, ये बन गया आपका, प्लस दूसरा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2। अब इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो y1 प्लस y3 हो गया, इनटू इनके बीच की लंबवत दूरी, तो x3 माइनस x1। अब ये तीसरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल घटाना है, तो माइनस 1/2 क्या हो जाएगा भाई? y2 प्लस y3,
और इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी है, x3 माइनस x2, x3 माइनस x2। अब इसमें हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई कर लें और 1/2 पहले कॉमन ले लीजिए, तो 1/2 कॉमन हो गया। अब चलो क्या बचा, y2 x1 प्लस, अगर इसका इसमें फिर पहले बुरा कर लीजिए तो y2 x2 हो गया, फिर इस y1 का बुरा इसमें करेंगे तो प्लस y1 x1 माइनस y1 x2 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस करते हैं। अब देखिए y1 x3 y1 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस y1 x1 हो गया, फिर प्लस y3 x3 हो गया, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस y3 x1 हो गया, माइनस। अब देखिएगा जो माइनस, चूंकि इसका गुणा करेंगे तो जो प्लस रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। तो इसका गुणा अगर इसमें करते हैं तो प्लस होगा, तो प्लस का गुणा माइनस में हो जाएगा तो y2 x3 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस में होगा, लेकिन इस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस में, प्लस क्या हो जाएगा y2 x2। अब चलिए y3 का गुणा इसमें करते हैं तो माइनस y3 x3 हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा y3 x2, ये बन गया। अब देखो बच्चों कुछ कट रहा होगा, अगर जो कट रहा है उसको काटिए। अब देखिए कैसे देखेंगे तो कटिंग कैसे होगा, y1 x1 कहीं और दिखाई दे रहा है, हो गया, तो इसको कह दो भैया आप 7 बन जाओ, कट गया। अब उसी तरह से x2 y2 खोजो, कहीं और है क्या, देख 2 2 वाला खोजना आराम से, 1 1 फिर 2 2 फिर 3 3, इजी हो जाएगा, खोजना तुमको ज्यादा नहीं पड़ेगा, कट गया। अब 3 3 बोले ना क्या, 3 3 खोज, दोनों में 3 हो, दोनों में 3 हो गया, और कहीं पे देखो दोनों में 3 हो गया, हो गया, कैंसिलेशन हो गया। हम कोई नहीं कटेगा, 1 1 दोनों कटेंगे, 2 2 दोनों कटेंगे, 3 3 कटेंगे, एकदम वेरी इजी, ठीक है। तो क्या हो गया 1/2 ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए यहां से x1 कॉमन ले लो, x1 यहाँ पे है और x1 कहां पे है, यहाँ पे है, तो x1 पहले इन दोनों में, या तो एक लाइन हम उतार लें, y2 x1 माइनस y3 x1, इसके बाद x2 को उतारेंगे, किसको उतारेंगे, x2 को। तो देखिए एक x2 यहाँ पे है और एक x2 यहाँ पे है, तो प्लस वाले को पहले लिखना और माइनस वाले को बाद में लिखना, और माइनस y1 x2 हो गया। अब किसको चलना है, x3 खोजो, x3 कहां पे है, यहाँ पे है, तो प्लस y1 x3, और कहां पे है x3, यहाँ पे है, माइनस y2 x3। अब कॉमन लेने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 कॉमन हो गया, क्या बचा y2 माइनस y3 बच गया, प्लस यहाँ पे x2 कॉमन लेना बच्चे तो y3 माइनस y1 बच गया, प्लस यहाँ पे x3 कॉमन लोगे तो y1 माइनस y2 बन जाएगा। इस तरह से ट्रायंगल ऑफ ABC का एरिया कितना आया बच्चों, ये सूत्र आपके पास आ गया, 1/2 x1, आराम से लिखना ऑर्डरिंग में, x1 2 3, अब आगे में 2 आएगा, 2 3 1, आगे में एक बढ़ता जाएगा, 3 हो गया, 3 1 2, ठीक है। यानी इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल ऑफ ABC का एरिया जो होगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, क्रम से चलता चला जाएगा, ठीक है। आराम से आप इसको कर सकते हैं। इसका इकाई मात्रा क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई, ठीक है। अब याद रखो बच्चों, अगर किसी ट्रायंगल का एरिया जैसे दे दिया क्वेश्चन में
कि एक हमारा ट्रायंगल एबीसी है, इसका एरिया -115 वर्ग इकाई है, ठीक है। तो आप माइनस एरिया कभी माइनस हो ही नहीं सकती है, ठीक है। एरिया माइनस नहीं होगी, माइनस को हटा लेंगे, क्या कर लेंगे, माइनस को तुरंत हटा लेंगे। जैसे इसका कैलकुलेशन करके आ गया -115 वर्ग मात्र, ठीक है। तो तुम फटाक से लिखोगे, इसका आंसर जब लिखना जाएगा तो 115 वर्ग मात्रक लिखेंगे, ठीक है। यानी एरिया कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। तो सिंपल तरीके से आराम से आप जाइए, ठीक है। ये फिगर एक जो भी तीनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया है उसको अंकित कर लीजिए, ठीक है। जो भी मान दिया हो बच्चों फटाक से उसमें पहले क्रम से क्या करना, x1 x2 x3 लिख लेना, y1 y2 y3 लिख लेना। वैल्यू जो भी दिया है क्रम से आप लिखते चले जाना। और ये सूत्र याद है तो फटाक से इस सूत्र में रख देना, तुरंत तुम्हारा सॉल्यूशन। हाँ, चिन्ह सहित रखना, क्या करना है, चिन्ह सहित। जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसका चिन्ह क्या है वो आपको रखना। हाँ, जब उसका पूरा सॉल्यूशन अगर निगेटिव आएगा तो याद रखना एरिया हमेशा मार लिया जाता है। क्या लिया जाता है, मार। और मार में केवल धनात्मक ही वैल्यूज आएगी, ठीक है। तो हमेशा एरिया जो होगा वो धनात्मक ही रूप लेके आएगा। अगर इसी में कोई पूछ दे कि संरेख की भी कंडीशन, किसकी कंडीशन, संरेख की। संरेख का अर्थ होता है बच्चों एक सीध में हो जाए। तो एक सीध में क्या कैसे कब होंगे, जब इस ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाए। क्या हो जाए, संरेख की यहीं पे कंडीशन एक लाइन में देख सकते हो कि कब संरेख होगा। संरेख के लिए क्या करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर दो, 0 कर दो। जब 0 होगा एंगल ऑफ का एरिया कितना हो जाए, 0, तो इसका ट्रांसफर कर देंगे। तो संरेख की कंडीशन क्या हो गई, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 दिखा देना। तुरंत कह देना कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। कभी भी तुमको सिद्ध करने के लिए कह देगा कि बच्चों की ये एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्या ये संरेख है। तुम देख लेना, अगर उसका एरिया अगर 0 के बराबर आ गया तो वो तीनों बिंदु किसमें होंगे, संरेख होंगे। या कोई कोऑर्डिनेट अज्ञात है तो अगर संरेख कह रहा है तो इस सूत्र में रखकर उस बिंदु का निर्देशांक तुमको मालूम हो जाए।